नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में कर चुके हैं प्रवेश। आइए देख लेते हैं कि फ्राइडे मॉर्निंग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। थोड़ी ढीली शुरुआत गिफ्ट निफ्टी में दिखाई दे रही है। 25-27 अंकों की कमजोरी वहां से है, हालांकि 19,800 के ऊपर ये टिकाए हुए अपने आप को। डाउ फ्यूचर्स 20 अंकों की बढ़त के साथ वहां हो रहा है ट्रेड, और आप कह सकते हैं छोटे दायरे में नास्डैक फ्यूचर्स है सपाट, छोटे दायरे का ट्रेड दिखाई दे रहा है। एशियन मार्केट्स में निकेई 40 अंक मजबूत है, बाकी जितने मार्केट खुल रहे हैं मिली जुली सी ओपनिंग होती हुई दिख रही है। लेकिन कच्चा तेल आपके लिए बड़ी बड़ी खबर लेकर आया है। 4 महीने के लोस पर है। सोने की बात करें तो वहां पर इसके ठीक विपरीत दिखी है स्ट्रेंथ। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, इक्विटी और कमोडिटी स्पेस की पूरी हलचल, पूरी डिटेल लेकर दीपांशु हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग, क्या हुआ है यूएस मार्केट्स में, हमारे मार्केट्स में? हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ है, जिस तरह से कच्चा तेल कल गिरा है, 5% की बड़ी गिरावट आई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट ग्लोबल मार्केट्स में कुछ खराब नहीं हुआ है नेहा। 2 हफ्तों से या 3 हफ्ते से, इस पूरे महीने आप कह सकते हैं एक तरह से जो बढ़िया रैली बनी हुई है वो मोमेंटम अभी भी बरकरार है। अब बीच में थोड़े सुस्त दिन आते हैं या कंसोलिडेशन वाले दिन आते हैं, और कल का दिन आप वैसे ही काउंट करके चलिए, क्योंकि कुछ एक्शन नहीं हुआ, एकदम सपाट रहे अमेरिकी बाजार। एक बहुत ही छोटे दायरे में आपने ट्रेड होते हुए देखा, और आज सुबह भी आप देख रहे हैं एशिया के बाजारों में कुछ ज्यादा बड़ी मूव्स नहीं आ रही हैं। गिफ्ट निफ्टी आपको हल्की गिरावट दिखा रहा है, 20 पॉइंट नीचे है। अमेरिकी फ्यूचर्स में हल्की बढ़त दिख रही है। जापान थोड़ा पॉजिटिव है, कोरिया थोड़ा नेगेटिव है, तो कुछ ज्यादा एक्शन हो नहीं रहा है। बट हाँ, आप एक तरह से कह सकते हैं कि लगातार 4 दिन की तेजी पर कल एक ब्रेक लगते हुए दिखा है डाउ की। बहुत ही छोटे दायरे में कारोबार हुआ, जैसे मैंने कहा सिर्फ 200 अंक की रेंज में आपने ट्रेड देखा, उसमें करीब 50 अंक नीचे आपको डाउ बंद होते हुए दिखा, तो कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन था नहीं। नास्डैक और एस&पी हल्की खरीदारी यहां पर आपने देखी, हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। हाँ, स्मॉल कैप्स में ज्यादा एक्शन जरूर था अमेरिकी बाजारों में, क्योंकि इनका जो स्मॉल कैप इंडेक्स है रसेल 2000, वो कल 1.5% फिसला है, बट रीसेंट रैली में उसने आउट परफॉर्म भी करा है, तो वहां पर गिरावट ज्यादा थी। अदरवाइज फ्रंटलाइन इंडिसेस, फ्रंटलाइन स्टॉक्स में आपने ज्यादा कुछ एक्शन नहीं देखा। 1-2 शेयर जरूर थे जिन्होंने कुछ ज्यादा रिएक्शन दिखाया। एक तो सुस्त आईपी डेटा इनका आया था, उसका थोड़ा मूड पर असर पड़ा। इनकी बॉन्ड यील्ड थोड़ी गिरी है, 4.4% पर आ चुकी है, तो वहां से भी कुछ ज्यादा परेशानी नहीं आई। बट वॉलमार्ट के नतीजे आए थे, नतीजे इनके ठीक आए थे, गाइडेंस से बाजार निराश हुआ है, और 8% की गिरावट आपने कल वॉलमार्ट के शेयर में आती हुई दिखी। उनका कहना है कि कंज्यूमर्स खर्चा तो कर रहे हैं, बट बड़ा खर्चा करने से रुक रहे हैं, तो इस समय बड़ी स्पेंडिंग नहीं कर रहे हैं, जो नॉर्मल स्पेंडिंग है वो कर रहे हैं। तो वहां से वॉलमार्ट टूटा, बट उसके सामने मेसीज, एक और दिग्गज रिटेल कंपनी है जिसके नंबर्स आए थे, वहां पर 5.6% का उछाल देखा। तो दोनों तरफ का रिएक्शन रिटेल स्टॉक्स में अर्निंग्स और गाइडेंस को मिलते हुए दिख रहा है। ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं थी। चुनिंदा आईटी, हालांकि नास्डैक आपको हल्का पॉजिटिव भी बंद होते दिखा, बट चुनिंदा आईटी शेयर्स में कल बिकवाली भी हुई है, तो वहां से भी थोड़ा दबाव आते हुए दिखा। बट ओवरऑल ऐसा कोई परेशानी वाला सेशन नहीं था, ठीक ठाक सेशन था, कंसोलिडेशन वाला सेशन था। थोड़ा डेटा पर बाजार रिएक्ट कर रहे थे, थोड़ा बड़ी रैली के बाद बाजार पॉज आप एक बार लेते हुए देख रहे थे। एनर्जी शेयर्स में कल गिरावट आपने जरूर देखी, जिस तरह से कच्चा तेल टूटा है, तो उसका भी थोड़ा इंपैक्ट बाजार के मूड माहौल पर पड़ा है। यूरोप में आपने जरूर सुस्त कारोबार देखा, यूके के बाजार स्पेशली कल थोड़े ज्यादा कमजोर थे। बट आज देखते हैं किस तरह का एक्शन बनकर आपके लिए आता है। कच्चा तेल, जैसे आप अभी बात करी थी, भारी गिरावट आई है, 5% लुढ़क कर 4 महीने के निचले स्तर पर ब्रेंट आ गया है। $77 पर आपके लिए ब्रेंट है, करीब $72 के आसपास आपको WTI आते हुए दिखा है, तो बड़ी राहत हमारे लिए आती हुई दिख रही है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कच्चे तेल पर इस समय प्रेशर डाल रहे हैं। चीन में अक्टूबर में कमजोर रिफाइनिंग मांग का डेटा आया है। यूरोपियन कमीशन ने यूरोजोन का ग्रोथ अनुमान घटाया है, आज इनके इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाले हैं। अमेरिका में भंडार बढ़कर आया है, रिकॉर्ड उत्पादन है जो हमने कुछ दिन पहले हाईलाइट करा था। तो ये सारे फैक्टर्स कंबाइन करके कच्चे तेल पर प्रेशर डाल रहे हैं। ऑफ कोर्स ध्यान रखना है, अगले हफ्ते ओपेक की बैठक होने वाली है 26 तारीख को, तो वहां से कुछ एक्शन जरूर ओपेक कर सकता है, बट मांग में कमजोरी के संकेत हैं, और लगभग इन्हीं लेवल से वो रैली बनी थी कच्चे तेल में, जो फिर इवेंचुअली आप $97-98 तक तेल को जाते हुए देखे थे। तो वहां से $20-22 की जो गिरावट आई है, ये बड़ी राहत की बात हम सबके लिए है। सोने में कल बड़ा एक्शन आपने देखा है, $20 उछलकर करीब 1.5 हफ्ते की ऊंचाई पर सोना आपको आते हुए दिखा है। टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड कुछ बड़ा एक्शन यहां पर होता, हमारे बाजारों में भी एक स्पाइक आपने देखा था। चांदी आपका करीब 1 महीने के ऊंचाई पर बरकरार है। बेस मेटल्स में मिला जुला आपको कारोबार दिखा है। तो ओवरऑल कोई ऐसी परेशानी वाले संकेत नहीं है। इनफैक्ट कच्चे तेल की गिरावट अच्छा संकेत है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड आपकी कल फिर से गिरी है। स्टॉक्स में थोड़ा कंसोलिडेशन वाला दिन कल रहा था। तो देखा जाए कोई खराब खबर नहीं, और जो खबरें आई भी हैं वो एक तरह से सपोर्ट करने का काम कर रही है। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। चलिए, तो मौजूदा ग्लोबल संकेत जिस प्रकार के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन सबके बीच हमारे मार्केट्स में आज आपको कैसे ट्रेड करना है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
सर मॉर्निंग जिस तरह के क्यूज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या और एक स्ट्रेंथ वाले सेशन की संभावना है? करना क्या है सर आज? गुड मॉर्निंग नेहा। काश मैं आपको ऐसा बोल पाता कि आज एक और मजबूती भरा सेशन होगा, क्योंकि आप जो संकेत पढ़ रहे हैं वो तो सारे अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं। क्योंकि अमेरिकी बाजार उतार चढ़ाव के बीच स्टेबल रहे हैं और हमारे बाजारों के लिए उतने संकेत काफी है कि हम स्टेबल रहें, ज्यादा गिरे ना। दूसरा बढ़िया पॉजिटिव ट्रिगर आपको कच्चे तेल से आता हुआ दिखा है $78, जहां से इसने पूरी तेजी दिखाकर $98 तक पहुंचा था, एग्जैक्टली वहीं पर आ चुका है जहां हम 20,200 पर निफ्टी पर हुआ करते थे। तो वो संकेत भी काफी अच्छा है। फिर उसके बाद अगर आप देखिए कल के सेशन के FIs के आंकड़े, फिर खरीदारी के कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में तो और भी जबरदस्त दमदार खरीदारी FIs ने की है। तो कोई ऐसा नेगेटिव संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बावजूद अगर आपको गिफ्ट निफ्टी थोड़ा 20-25 पॉइंट नीचे दिख रहा है तो उसकी वजह यह है कि कल देर शाम जो RBI की तरफ से कुछ नए रूल्स आए हैं, जिनके चलते हुए रिस्क वेटेज जो बढ़ाया गया है बैंक्स और NBFC के लिए, मुझे लगता है कि आज उस सेक्टर पर एक बड़ा असर पड़ता हुआ दिखेगा और वो सेक्टर बाजार का थोड़ा सेंटीमेंट खराब करेगा और शायद यही वजह कि आपको गिफ्ट निफ्टी में ज्यादा मजबूती दिख नहीं रही है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको आज के बाजार को दो टुकड़ों में बांट लेना है। एक बैंक्स, NBFC, क्रेडिट कार्ड वाली कंपनियां हैं जो नेगेटिव रहेगी, बाकी ब्रॉडर मार्केट में माहौल ठीक रहना चाहिए। तो ऐसे में अगर आज कमजोर शुरुआत होती है और कमजोर शुरुआत के बाद 19,625, 19,700 के रेंज में निफ्टी मिलता है, यहाँ पर आपको टुकड़ों में धीरे धीरे खरीदारी कर लेनी है। थोड़ा 19,675, 700 के रेंज में पहले खरीद लीजिए, फिर 19,600, 625 के आसपास आए तो और ऐड कीजिए। ऊपरी स्तर पर जो कल के हाईज है 19,875 के आसपास, वहां से लेकर 19,950 तक जाने की कोशिश बाजार की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, यहाँ पर एग्रेसिवली खरीदारी करने की राय नहीं है। मैं आपको सिर्फ सपोर्ट दे रहा हूँ और वो सपोर्ट है 43,625, 43,800 की रेंज का। यहाँ पर आपको सपोर्ट की याद से खरीदारी करनी है। ऊपरी स्तरों पर 44,400, 44,500 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। तो इन लेवल्स पर नजर रखिए। तो थोड़ा सा आज बैंकिंग शेयरों पर और NBFC पर दबाव अच्छा खासा बना रहेगा और वही बाजार का मूड थोड़ा सा खराब करने की कोशिश करेगा। अदरवाइज बाकी सारे संकेत बहुत ही शानदार है। अगर RBI की तरफ से ये खबर नहीं आई होती तो आज आप निफ्टी को आराम से 100 पॉइंट ऊपर भी खुलता हुआ देख सकते थे। लेकिन चूंकि बैंकिंग सेक्टर का एक्सपोजर भी काफी ज्यादा है, NBFC काफी ट्रेडर्स फेवरेट भी है, तो आज थोड़ा सा वहां पर एक्शन नेगेटिव साइड पर बढ़ता हुआ दिखेगा। जी ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो ये एनालिसिस निकल कर आ रही है, लेकिन खबरों के दम पर भी यहाँ दमदार एक्शन दिखेगा। कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं, खबरों के दम पर कहाँ दिखेगा एक्शन, जान लेते हैं आशीष से। आशीष मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए बहुत सारी खबरें हैं, खासतौर पर अगर आप देखें तो इवेंट्स के लिहाज से आज नजर रखेंगे रामकृष्ण फोर्जिंग्स पर, जहां पर 1.63 करोड़ शेयर जो है QIP वाले आज लिस्ट होते नजर आएंगे। साथ में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर अगर आप देखें तो आपको डिविडेंड का एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। एक्स डेट है तो इनमें सबसे पहले मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर 4 रुपये का इंटरम डिविडेंड है, यूनाइटेड स्पिरिट्स 4 रुपये का है। इसके अलावा अगर आप देखें तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, यहाँ पर मर्जर जो हो रहा है उसका चलते अगर आप देखें तो यहाँ पर फोकस रहेगा। और छत्तीसगढ़ के स्टेट इलेक्शन है, इसका फेज 2 है। मध्य प्रदेश में भी स्टेट इलेक्शन है, तो यहाँ पर भी आपको नजर रखनी है। बात करते हैं बड़ी खबरों की, तो सबसे बड़ी खबर है डिलीवरी, यहाँ पर आप नजर रखिएगा। जहाँ पर अगर आप देखें तो 3.1 करोड़ शेयर्स की जो है ब्रॉक डील होने सकती है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सॉफ्ट बैंक है वो अपनी 4.2 हिस्सेदारी करीब 1250 करोड़ में बेच सकते हैं। डील प्राइस की रेंज अगर आप देखें तो करीब निकल कर आ रही है 404 से लेके 414 रुपये प्रति शेयर, यानी लगभग करंट मार्केट प्राइस के आसपास के 414 की कल की क्लोजिंग है, तो यहाँ पर फोकस रख सकते हैं। इसके अलावा पूरा एविएशन पैक का रडार पर रहेगा, जहाँ पर अगर आप देखें तो पैसेंजर ट्रैफिक अक्टूबर महीने का इसका डेटा आया है और यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले अक्टूबर में आप देखें तो करीब 11% की बढ़त आपको देखने को मिली है। लेकिन इंटरेस्टिंग ट्रेंड आपको देखने को मिला है कंपनीज के मार्केट शेयर में, जहाँ पर अगर आप देखें तो जो मार्केट लीडर है इंडिगो, इसके मार्केट शेयर में मंथ ऑन मंथ आधार पर अगर आप देखें, यानी सितंबर की तुलना अगर आप अक्टूबर से करके देखेंगे तो जो मार्केट शेयर है वो 63.4% से घटकर 62.6 हो गया। एयर इंडिया का भी एक बार आपको बता देता हूँ 9.8% से बढ़कर 10.5% हो गया है। साथ में अगर आप देखें तो स्पाइसजेट जो कि एक और लिस्टेड एविएशन कंपनी है, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो मार्केट शेयर है इसमें थोड़े से मार्जिनल गेंस देखने को मिले, 4.4% से बढ़कर 5% के जो मार्केट शेयर है स्पाइसजेट में देखने को मिले। खबर है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि कर्नाटक मैरीटाइम बोर्ड से सरकार ने इनको 4,119 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए LOA यानी ऑर्डर इन्हें मिल चुका है, जहां पर अगर आप देखें तो डीप वाटर ग्रीनफील्ड पोर्ट को ये डेवलप करेंगे और इसके मेंटेनेंस कंसेशन एग्रीमेंट जो है करीब 30 साल का है।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये पोर्ट जो है डेवलप किया जाएगा। तो JSW इंफ्रा इनके लिए एक अच्छी खबर है। MCX यहाँ पर आपको नज़र रखनी है, क्योंकि कल देर रात कुछ सूत्रों के हवाले से मालूम पड़ रही है कि ट्रेडिंग में जो अभी नए सिस्टम में इन्होंने शिफ्ट किया, इसके बाद अगर आप देखें तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि रिपोर्ट हुए इंस्टेंसेस की प्राइजेस में गड़बड़ी यहाँ पर आपको देखने को मिली। ट्रेडिंग में दिक्कतों की जो शिकायतें वो काफ़ी ट्रेडर्स ने की है, तो यहाँ पर आप रखेंगे नज़र। SJVN यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कंपनी ने 200 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट्स के लिए पावर परचेज करार कर दिया गया है। जो कॉस्ट यूनिट निकल कर आ रही है वो ₹3.24 प्रति यूनिट के आसपास है। इसके अलावा IDBI बैंक यहाँ पर भी आप नज़र रखिएगा, क्योंकि दीपम सेक्रेटरी की तरफ से जो है बयान आ रहा है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि फिलहाल अगर आप देखें तो जो डाइवेस्टमेंट की बातें चल रही थी, विनिवेश की बातें कर रही थी, मुश्किल लग रहा है अभी फिलहाल, तो कुछ नियर टर्म में नज़र नहीं आ रहा है। इनफैक्ट ये भी कह रहे हैं कि मार्च 2024 से पहले होने की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। अंत में TVS मोटर्स, ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा, जहां पर अगर आप देखें तो यूरोप के मार्केट्स में इन्होंने एंट्री कर ली है। एमिल फ्रे करके एक कंपनी है, यूरोप के बड़े डीलर है, जहां पर अगर आप देखें तो 100 साल से ऊपर कारोबार कर रहे हैं। इनके साथ यूरोप में अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए करार किया है। तो TVS मोटर का एक और ग्लोबल फोरे है, इसके चलते स्टॉक रडार पर रहेगा। चलिए, तो ये वो खबरें जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। धन्यवाद आशीष पूरी डिटेल के लिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। RBI ने कंज्यूमर लोन पर रिस्क वेटेज बढ़ा दिया है। इसका मतलब क्या है, कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा, नुपुर से पूरी डिटेल्स जानते हैं। नुपुर, मॉर्निंग। पहले तो ये होता क्या है, ये जरा बताइए, कौन कौन से सेक्टर्स है जो प्रभावित होते हुए आज नजर आएंगे? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। पहले मैं आपको खबर बताती हूँ, फिर इम्पैक्ट बताती हूँ, कौन से स्टॉक्स पे नजर रखना है, फिर उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले खबर यही है कि RBI की तरफ से बड़ा ऐलान आते हुए दिखा है, जहाँ पे उन्होंने कंज्यूमर लेंडिंग जो होते हैं, कंज्यूमर लोन्स जो होते हैं, जिसमें पर्सनल लोन्स इंक्लूडेड होते हैं, उनका रिस्क वेटेज बढ़ाया है। 25% से रिस्क वेटेज बढ़ा दिया गया, 125% हो गया है। कंज्यूमर लोन में आप पर्सनल लोन भी शामिल कर सकते हैं। हालांकि होम लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, गोल्ड लोन और MSME लोन शामिल नहीं होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बैंकों ने क्रेडिट कार्ड का रिस्क वेटेज 125% जो ऑलरेडी था उसे बढ़ा के 150% किया, तो यहाँ पर भी 25% की बढ़ोतरी की है। बैंक द्वारा NBFC और HFC को जो लोन दिए जाते हैं, बैंक जो NBFC को लोन देती है, बड़ा बिजनेस होता है बैंकिंग सेक्टर के लिए, वहाँ पर भी रिस्क वेटेज 25% कर दिया। जो ऑलरेडी पहले 100% था, वो 25% से बढ़ा दिया गया। तो यहाँ ये खबर आती हुई दिखी। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब सिंपल होता है। आपको मैं अगर आम भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो बैंक के पास अगर 20 रुपए की कैपिटल है तो वो 100 रुपए लेंड करता था। अब उसका रिस्क वेटेज जो 100 था वो 125 हो जाएगा। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो पहले 20% हुआ करता था वो गिर के 16% हो जाएगा, जिसकी वजह से बैंक्स, NBFCs, ये जितनी भी कंपनीज हैं, इन सबको अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ानी पड़ेगी। अब कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन बैंक्स का बढ़ते हुए दिखेगा, और अल्टीमेटली अगर ये फ्लो डाउन होता है कंज्यूमर्स के लिए तो वहाँ पे आपकी इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ सकती है आने वाले समय में। तो इन शॉर्ट देखें तो आपका पर्सनल लोन आगे चल के महंगा होता हुआ नज़र आ सकता है। इसका इम्पैक्ट जैसे कि मैंने बताया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ने से अब बैंक्स के जो रिटर्न रेशियोज होते हैं, ROA हो गया, ROE हो गया, वो भी बढ़ते हुए दिखेगा, तो वो इम्पैक्ट भी फाइनेंशियल में आते हुए नजर आएगा। हालांकि प्राइवेट बैंक्स के लिए इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ग्रोथ सिर्फ 100 बेसिस पॉइंट से कम होती हुई दिखेगी, और ROE और ROA और ROE में भी खाली आपको 3 से 30 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन PSU बैंक्स पे बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि उनका CET रेशो काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इम्पैक्ट आते हुए नजर आ सकता है। अब कौन सी कंपनीज पे आपको नजर रखनी है? क्रेडिट कार्ड के लिए बड़ा इम्पैक्ट है तो SBI कार्ड्स पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आते हुए आपको नजर आएगा, क्योंकि 100% बिजनेस क्रेडिट कार्ड का है, अनसिक्योर्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको रखनी है नज़र। PSU बैंक्स के कैपिटल लेवल्स बढ़ेंगे, कम CET रेशियो वाले पर सबसे ज़्यादा असर होने वाला है। SBI की कैपिटल जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो खिंचती हुई दिखेगी, वो स्ट्रेच होती हुई नजर आ सकती है, जिसकी वजह से SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, BNB बैंक पर असर पड़ सकता है। फिनटेक कंपनी जो लेंडिंग लेती है थर्ड पार्टी से, जैसे कि पेटीएम, उस पर भी असर पड़ते हुए आपको दिख सकता है। प्राइवेट बैंक्स पे जैसे कि मैंने कहा लिमिटेड यहाँ पे इम्पैक्ट आते हुए दिखेगा, सिर्फ 100 बेसिस पॉइंट से ग्रोथ पर असर दिखेगा, और रिटर्न रेशियोज में 3 से 30 बेसिस पॉइंट का असर आते हुए नजर आ सकता है। इसके अलावा बंधन बैंक, RBL बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनकी अनसिक्योर्ड बुक काफ़ी बड़ी है, 10 से 52% तक की अनसिक्योर्ड बुक होती है, क्योंकि NBFCs को देते हैं, तो उसका भी असर
असर आते हुए नजर आ सकता है। और एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस और एल&टी फाइनेंस पर आपको नजर रखनी है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आते हुए दिख सकता है। बेसिकली इन शॉर्ट बैंक्स एनबीएफसी की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा, तो फ्लो डाउन होकर आपकी पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकती है। और बैंकिंग के लिए उनकी अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ती है तो रिटर्न रेशियोज और ग्रोथ पर इम्पैक्ट आते हुए दिखेगा। पर्सनल लोन होने वाला है महंगा, एंड ऑफ कोर्स ये जो सेक्टर्स और स्टॉक्स का जिक्र नुपुर ने किया उस पर आपको रखनी है नजर। धन्यवाद नुपुर पूरी डिटेल के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और इक्विटी मार्केट पर आज एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है उस पर जरा फोकस कर लेते हैं। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत सर, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। जरा बताइए कौन कौन से स्टॉक्स पे आज आपकी नजर रहने वाली है? गुड मॉर्निंग नेहा जी। तो देखिए, इस मार्केट में मुझे लग रहा है कि उन स्टॉक्स को देखना चाहिए जहां पे थोड़ा सा कुछ क्रूड का बेनिफिट हो सकता है, या तो फिर घटे हुए बॉन्ड यील्ड का भी बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि एशियन पेंट्स पे हमें लॉन्ग की पोजीशंस बनानी चाहिए। ये जो स्टॉक है वो काफी करेक्ट में था और काफी दिनों से गिरा, मीन्स करेक्ट होते जा रहा था। अभी इन लेवल पे इसने ब्रेकआउट किया है, तो करंट लेवल्स पे 3130 पे इसे लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें एट 3070 का, यानी 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, 50 से 60 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे 3230 रुपए के। साथ ही साथ मुझे लगता है कि यहाँ पे जो दूसरा स्टॉक है वो डिक्सन टेक्नोलॉजी है, इसे यहाँ पे लॉन्ग करके चल सकते हैं 5425 के करीब। टारगेट रहेंगे यहाँ पे 5600 के और स्टॉप लॉस रहेगा एट 5370। आप स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे? डिक्सन टेक। डिक्सन टेक्नोलॉजी। ओके सर, स्टॉप लॉस टारगेट भी रिपीट कर दीजिए प्लीज। तो यह जी डिक्सन टेक्नोलॉजी करंट लेवल्स जो उसके क्लोजिंग के हैं वो 5425 के हैं। स्टॉप लॉस हमें रखना है यहाँ पे 5370 का और टारगेट्स यहाँ पे रहेंगी 5600 के। 5600। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कहाँ है कमाई के मौके। तो एशियन पेंट्स 3230 के लक्ष्य के लिए करे खरीदारी, 3070 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और जहां तक डिक्सन टेक का सवाल है 5600 तक का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है खरीदारी की इस पोजीशन में। 5370 का लगा है स्टॉप लॉस। आइए कमोडिटी बाजार की रणनीति अब समझ लेते हैं। कुंवर जी के रवि देवरा हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। रवि जी मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो कच्चे तेल पे फोकस कर लेते हैं। भारी भरकम करेक्शन आया है, कहां सितंबर के अंत में $98 पे गया था, 21% का स्ट्रेट ऑन कट और अब आ गया है 78 के नीचे। क्या करना है? जरूर से कल काफी बड़ी गिरावट थी डिस्पाइट द फैक्ट चाइना के डेटा ये वीक में अच्छा आए थे और जो डिमांड के कंसर्न थे वो हटते हुए दिखे थे। हालांकि सप्लाई एक बड़ा इश्यू है, यूएस की इन्वेंट्रीज काफी बढ़ रही है एंड मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि विंटर में इसका प्रोडक्शन कट होगा, बट ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं। इस हिसाब से थोड़े कंसर्न वहाँ पे देखने को मिले। साथ में कुछ रशियन असेट्स को यूएस ने भी थोड़ा टारगेट किया है जो अपने प्राइजेस के जो कैप है उसको ब्रिज कर रहे हैं। तो आई थिंक इस हिसाब से थोड़ा कल सेंटिमेंट खराब हुआ। हालांकि ये लेवल से बेचना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, इससे बेटर है कि आप ऑप्शन पे इस्तेमाल करें। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए। ये गिरावट यहाँ पे काफी हद तक फैक्टर इन हो चुके हैं। 300 के करीब 6000 का कॉल ऑप्शन दिसंबर एक्सपायरी आप बाय कर ले, स्टॉप लॉस लगा ले 210 का। मुझे लग रहा है कि ये कॉल ऑप्शन अगर आप अगले वीक तक रुकेंगे 500 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके बिल्कुल वॉलेटाइल मार्केट है तो ऑप्शंस का इस्तेमाल करके करिए ट्रेड। 6000 की कॉल ऑप्शन 300 में लीजिए, 210 का स्टॉप लॉस। हफ्ते भर के लिहाज से रुकना है, 500 तक का टारगेट यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, अब सोने चांदी में क्या करना है? क्या धमाकेदार मूवमेंट दिखा? हमने तो कल रिकॉर्ड हाइज भी बनते हुए गोल्ड में देखे, ऑफ कोर्स सस्टेन नहीं किया वहां पे। तो पहले तो गोल्ड बताइए, उसमें क्या करना है? जरूर से वो थोड़ा फ्रिक्टेड हुआ था। एक ही टिक में 1000 पॉइंट की उछाल यहाँ पे एमसीएक्स गोल्ड में देखने को मिले थे। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में कुछ ऐसा उछाल नहीं था, बट मुझे लग रहा है कि गोल्ड की रैली सस्टेनेबल है, यहाँ पे बाय करना एडवाइजेबल रहेगा। 60,700 के करीब दिसंबर वायदा बंद हुआ था, 60,600 के करीब बाय करे दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को, स्टॉप लॉस लगा ले 60,280 का। और मुझे लग रहा है कि 61,080 तक के लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए। चांदी में क्या करना है? 1000 रुपए का अपसाइड तो वहां भी दिखा है। जब से कल वहाँ पे एक 73,500 का रेजिस्टेंस वो फेस हुआ था। हालांकि अगर आज ओपन होकर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, ये तेजी आगे बढ़ सकती है। लेवल स्पेसिफिक बात करें 73,100 बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी लगाए। आज जिस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड हो रहा है, थोड़ा नीचे ओपन होगा तो 73,100 के करीब दिसंबर वायदा बाय करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 72,680 का
मुझे लग रहा है कि 74,000 तक के लेवल भी दिसंबर सिल्वर में आ सकते हैं। ऑलराइट, और मेटल्स में क्या करना है? कल हमने देखा थोड़ा सा मिक्स पैक ट्रेड था, जिंक थोड़ा सा ज्यादा टूटा एलएमई पे, लेकिन बाकी सारे मेटल्स है कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड आउट किया है। आपकी नजर का है? जब से कल जिंक में 2% की गिरावट देखने को मिली थी, पर्टिकुलर वहाँ पे थोड़ा लास्ट वीक में आउट परफॉर्मेंस भी था, तो इसका एक वहाँ पे इम्पैक्ट आता हुआ दिखा। हालांकि जिस हिसाब से जिंक के प्राइसेस कल क्लोज हुए, काफी अच्छे सपोर्ट पे क्लोज हुए, तो इंट्राडे में 227 का एक सपोर्ट अच्छा है, तो वो ध्यान रखें। मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कोई ट्रेड आज एक लेना है तो कॉपर में खरीदारी का ट्रेड मेटल से लेना है। 707 के करीब कॉपर के नवंबर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करें, स्टॉप लॉस 702 का लगाए, 714 तक के अपसाइड वहां पे देखने को मिल सकती है। एक बार टारगेट रिपीट करेंगे? 714 के इंट्राडे टारगेट के लिए नवंबर कॉन्ट्रैक्ट को बाय। थैंक यू सो मच रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कच्चे तेल की तो कॉल ऑप्शन उठानी है, लेकिन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मेटल्स में आज खरीदारी का है बेहतरीन दिन। बढ़ते आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो कहाँ है विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर? पूरी डिटेल आशीष के पास। आशीष, ओवर टू यू। देखिए, शुरुआत कर लेते हैं एसीसी के साथ, जहां पर सीएलएसए की तरफ से आई है बड़ी दमदार रिपोर्ट। डबल अपग्रेड कर दिया है, यानी पहले खरीदारी कराई थी, अब अगर आप देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। टारगेट प्राइस जो है इन्होंने हालांकि कट किया है, 2100 रुपये से घटाकर 2085 कर दिया, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा है। 1845 रुपये के टारगेट है। अंबुजा सीमेंट ये भी स्टॉक रडार पर रहेगा। यहाँ पर भी रिपोर्ट आई है सीएलएसए की तरफ से, रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है, सेल से अब आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, और जो टारगेट प्राइस है ये इन्होंने बढ़ाया है, 395 रुपये से बढ़ाकर अब 435 कर दिया है। हालांकि स्टॉक ज़्यादा अगर आप देखें तो करंट मार्केट प्राइस से अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं करते, 420 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। एशियन पेंट्स यहाँ पर मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 3130 रुपये का चल रहा है भाव, 3800 रुपये का टारगेट दिया है। और ये बता रही कि प्राइस कट किए इन्होंने डेकोरेटिव पोर्टफोलियो में 2 से लेके 3 रुपये 4 रुपये प्रति 10 लीटर का जो डब्बा आता है उसमें, तो इसके चलते यहाँ पर एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अंत में जुबिलेंट फूडवर्क्स रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, जहाँ पर इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 527 रुपये का भाव है। व्यू इनका नेगेटिव भी नजर आ रहा है, 493 रुपये का टारगेट है। ये मान रहे कि स्लगिशनेस आपको देखने को मिल रही है, हालांकि अगर थोड़ी सी डिमांड रिकवरी आती है तो कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ भी काफी अच्छी दिखाएगी, तो फोकस रखेंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर रिपोर्ट्स का असर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो नजर यहां पर भी रहने वाली है क्योंकि फॉरेन ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं। धन्यवाद आशीष। पावर ब्रेकफास्ट को यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।